नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सुशील दुबे। आज हम जिस होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में इस मंच से विचार साझा करने वाले हैं, वो मेडिसिन किसी भी तरह से पहचान की मोहताज नहीं है। हम बात कर रहे हैं रस्टॉक्स की। कॉलेज के दिनों से ही हम इस मेडिसिन को देखते आए हैं, सुनते आए हैं, और हमने कॉलेज के दिनों में इसका कितना लूज प्रिस्क्रिप्शन होता है ये भी हमने देखा है। लूज प्रिस्क्रिप्शन मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि हर जॉइंट के पेन को, हर तरह का जॉइंट का पेन, उसके लिए हम रस्टॉक्स को ही बहुत लूजली प्रिस्क्राइब करते गए हैं। और फीवर के केसेस में भी बिना कुछ सोचे समझे, बिना उसको इन्वेस्टिगेट किए, बिना उसकी केस टेकिंग किए हुए रस्टॉक्स हाथों हाथ प्रिस्क्राइब की जाती है। माना कि रस्टॉक्स जॉइंट के अफेक्शंस में काम आती है, जैसे कि गाउट के कंडीशंस हो गए, स्प्रेन के कंडीशंस हो गए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस वाली कंडीशंस हो गई। लेकिन फिर भी फीवर के केसेस में भी ये बहुत लूजली प्रिस्क्राइब होता है, लेकिन ये लूज प्रिस्क्रिप्शन से हमको बचना चाहिए। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि हम जानते हैं कि इन सब केसेस में ये काम आती है, लेकिन रस्टॉक्स का भी अपना एक खास सीट ऑफ एक्शन है, उसके अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और उसके अपने कुछ मोडालिटीज हैं जिनके बिना रस्टॉक्स रस्टॉक्स नहीं रह जाता, जिनके बिना रस्टॉक्स कुछ भी काम नहीं करेगा, फिर चाहे वो कोई भी डायग्नोसिस क्यों ना हो। तो आज हम इस मंच के माध्यम से रस्टॉक्स के उन सिम्टम्स के बारे में जानेंगे, समझेंगे, जो रस्टॉक्स को रस्टॉक्स बनाते हैं और उसको जो वैल्यू हासिल है वो वैल्यू उसको देते हैं, वो पोजीशन उसको देते हैं। रस्टॉक्स की वैसे तो कोई पर्सनालिटी टाइप नहीं है, लेकिन रस्टॉक्स ऐसे व्यक्तियों में काम आता है जिनकी बीमारी भीगने की वजह से, या पसीने के सप्रेशन की वजह से, या मोच खाने की वजह से आई हो। हर बार जब हम मेडिसिन की शुरुआत करते हैं तो हम ये देखते हैं कि वो व्यक्ति दिखता कैसा है, उसकी शारीरिक बनावट कैसी है, उसका आचरण कैसा है, किस तरीके से वो हंसता है, बोलता है, उठता है, बैठता है। लेकिन रस्टॉक्स के केसेस में, रस्टॉक्स एक ऐसी मेडिसिन है जो हर तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस में काम आएगी, बशर्ते ये चीजें उसके साथ हों कि उनकी बीमारी जो है वो भीगने की वजह से आई हो, या पसीने के सप्रेशन की वजह से आई हो, या मोच खाने की वजह से आई हो, या फिर ठंड लगने की वजह से आई हो। और वो ठंड भी कैसी है वो हम आगे चर्चा करेंगे, मैं बताऊंगा आपको। तो रस्टॉक्स उन व्यक्तियों में अधिक लाभकारी होता है जिनके लक्षण बाईं ओर की अपेक्षा दाहिने तरफ ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, यानी कि ये प्रीडोमिनेंटली राइट साइडेड मेडिसिन है। आमतौर पर हमने देखा है कि जहां भी बोन्स का इन्वॉल्वमेंट रहता है वहां रस्टॉक्स को बिना जाने परखे, बिना उसको इन्वेस्टिगेट किए हुए, उसको ऐसे ही प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। ऐसा एक तरह से ऐसी धारणा बन गई है कि अगर जॉइंट का कंप्लेन है तो रस्टॉक्स दे देना है। ये एक बहुत ही गलत धारणा बनी हुई है कि अगर बोन्स में कहीं कोई समस्या है तो रस्टॉक्स दे दो, लेकिन ये गलत धारणा है और ऐसी धारणाओं से हमें बचना चाहिए। रस्टॉक्स का एक्शन आप देखिए, जहां पर उसका सीट ऑफ एक्शन है, रस्टॉक्स का एक्शन मसल्स पर होता है, लिगामेंट्स पर होता है और फाइब्रस टिश्यूज पर होता है, टेंडॉन्स पर होता है, बोन्स पर नहीं होता। पेरियोस्टियम पर होता है, बोन्स पर नहीं होता। अक्सर हम सोचते हैं कि रस्टॉक्स जॉइंट्स में बोन्स पर असर डालता है, लेकिन रस्टॉक्स जॉइंट्स के आसपास के लिगामेंट्स, टेंडॉन्स, मसल फाइबर्स, टिश्यूज पर अपना प्रभाव दिखाता है। यानी कि रस्टॉक्स के पेशेंट को जॉइंट्स में अफेक्शन होता है, जॉइंट्स की तकलीफें आती हैं, लेकिन वो जॉइंट्स की तकलीफें बोन्स की वजह से नहीं आती। वो इसलिए आती हैं क्योंकि उसके आसपास जो लिगामेंट्स हैं, जो टेंडॉन्स हैं, जो मसल्स हैं, जो फाइब्रस टिश्यूज वहां मौजूद हैं, जो कनेक्टिव टिश्यू वहां मौजूद है, उसके अंदर इन्फ्लेमेशन हो गया है, उसके अंदर सूजन हो गया है। तो वो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन में ये रस्टॉक्स काम आएगा। तो कहने का मतलब है, जैसे ओस्टियोआर्थराइटिस होता है जहां पर बोन्स का इरोजन हो जाता है, वहां पर रस्टॉक्स काम नहीं करेगा। हाँ, लेकिन जब इन्फ्लेमेटरी स्टेज में हो, जहां बोनी इरोजन हुआ नहीं है, बस आसपास के मांसपेशियों में सूजन है, वहां पर आपको रस्टॉक्स बहुत प्रभावशाली ढंग से काम करते हुए दिखाई देगा। उसके बाद रस्टॉक्स स्किन पर अपना विशेष प्रभाव स्थापित करता है। स्किन पर ये वेसिकल्स प्रोड्यूस करता है, छोटे छोटे पानी भरे फुंसी, हर्पिस,
चिकन पॉक्स जैसे इरप्शंस, एक्जिमा प्रोड्यूस करता है। और इसका तीसरा जो सबसे मुख्य स्थान है अपना प्रभाव दिखाने का, वो है नर्व्स। नर्व्स में भी ये विशेष रूप से साइटिक नर्व को इन्फ्लेम करता है, वहां पर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है और साइटिका नाम की बीमारी को वो पैदा करता है। और अपने फोर्थ एक्शन में ये फीवर के लिए भी जानी जाती है। जैसे कि हमने शुरू में ही बताया कि फीवर के लिए बहुत लूजली प्रिस्क्राइब होता है। किसी को भी फीवर हुआ तो उठा के रस्टॉक्स दे दिया जाता है, लेकिन उसके फीवर के भी अपने कुछ प्रोड्रोमल सिम्टम्स हैं। हम उन सिम्टम्स के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ प्रोड्रोमल सिम्टम्स हैं जिनके साथ रहने की वजह से ही रस्टॉक्स काम करेगा। अगर वो सिम्टम्स नहीं है तो किसी भी फीवर में काम नहीं करेगा। हमने ऑलरेडी आर्निका के बारे में पढ़ लिया है, हमने ऑलरेडी जेल्सीमियम के फीवर के बारे में देखा है। हमने इन सभी मेडिसिन को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने उसमें ब्राइनिया के भी फीवर को देखा, हमने और भी तरह तरह की जो भी मेडिसिन हैं उन सभी के फीवर को हमने देखा और हमने कंपेयर किया है। तो रस्टॉक्स का जब फीवर होगा तो उसके कुछ प्रोड्रोमल सिम्टम्स होंगे और वो प्रोड्रोमल सिम्टम्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर मैं इसको समराइज करूं तो रस्टॉक्स हमको फीवर के केसेस में काम देगा, हमको स्किन पर आए हुए जो छोटे छोटे फुंसियां होती हैं, जो वेसिकल्स वाले इरप्शंस होते हैं, एक्जिमा होता है, वहां पर हमको हेल्प करेगा। साइटिका के केसेस में हमको रस्टॉक्स हेल्प करता है और भीगने की वजह से आई हुई बीमारियों में वो हमको हेल्प करता है। पसीने के सप्रेशन की वजह से जो भी बीमारियां आई होंगी उनमें हमको हेल्प करता है। और लिगामेंट्स में, टेंडॉन्स में, जॉइंट्स के आसपास जो मांसपेशियां होती हैं उनमें अगर कोई इन्फ्लेमेशन है तो वो हमको हेल्प करेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और एक एक के बारे में हम विस्तार में चर्चा करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं रस्टॉक्स स्प्रेन के लिए या इंजुरी के लिए भी जानी जाती है, यानी मोच खाने की वजह से अगर कोई समस्या आ गई हो तो उसमें जो दर्द होगा उसके अंदर ये रस्टॉक्स राहत देगा। लेकिन उसका मोच कैसा होता है वो हम समझते हैं। तो रस्टॉक्स का एक क्लिनिकल इंडिकेशन है कि उसकी इंजुरी, उसका स्प्रेन और उससे उपजने वाली सारी तकलीफें। जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, रस्टॉक्स का एक्शन फाइब्रस टिश्यूज पर, टेंडॉन्स पर, एपोन्यूरोटिक फाइबर्स पर और मसल्स पर, जॉइंट्स के आसपास जो मौजूद लिगामेंट्स हैं उन पर और जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं उन पर उसका एक्शन होता है। रस्टॉक्स का इस्तेमाल हर उस क्लिनिकल कंडीशन में किया जा सकता है जहां पर भी ये जो मस्कुलर फाइबर्स हैं, जो ये टेंडॉन्स हैं, जहां पर भी इनके अंदर स्वेलिंग आ जाए, इनके अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाए। ऐसी क्लिनिकल कंडीशंस आपको बहुत ही आसानी से दिखाई दे जाएंगे। जैसे कि मैं कुछ कॉमन एग्जांपल्स आपको देता हूं। जैसे कि ओवर एक्सर्शन। कोई आपका फ्रेंड है जिसने नया नया जिम जाना शुरू किया है और जिम जाने के बाद वहां उसने कठोर परिश्रम किया, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया उसकी शुरुआत, और उसके बाद उसने जब जमकर कसरत कर ली तो पहले दिन तो नहीं पता चला, लेकिन नेक्स्ट डे जब वो सोकर उठता है, दूसरे दिन जब वो सोकर उठता है और उठने पर उसे अपने पूरे शरीर में अकड़न जैसा महसूस होता है। ये आप लोगों ने बहुत कॉमनली देखा होगा, हो सकता है आपने स्वयं भी इसका अनुभव किया हो। सुबह सुबह जब सोकर उठेगा तो पहला मूवमेंट करने पर दर्द बढ़ जाएगा, पहला मूवमेंट वो करने में सक्षम नहीं होगा, इतना तकलीफ होगा, ऐंठने की तरह दर्द करेगा और वो अपनी मांसपेशियों में, जॉइंट्स के आसपास वाले स्थानों में ज्यादा दर्द महसूस करेगा। जॉइंट्स के आसपास वाली यानी जैसे मान लीजिए एल्बो है तो एग्जैक्ट एल्बो जॉइंट पर नहीं करेगा, एल्बो जॉइंट से जस्ट थोड़ा सा नीचे या जस्ट थोड़ा सा ऊपर। अगर नी में है तो पटेला के जस्ट नीचे या पटेला से जस्ट ऊपर। तो ये सब कुछ आपको ऐसे परिस्थितियों में आपको दिखाई दे जाता है। ऐसे दूसरे भी एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कोई कठोर परिश्रम करके आया है या ज्यादा वजन उठाने के कारण थक गया हो। मान लीजिए आप किसी को रेलवे स्टेशन छोड़ने गए हैं और उसके पास ज्यादा सामान है, ज्यादा सामान होने के साथ वहां पर कोई कुली नहीं मिला या कोई व्यवस्था नहीं हो पाई और आपको वो वजन उठाना पड़ा। वो वजन उठाने के बाद, क्योंकि आपकी आदत तो है नहीं, वजन उठाने के बाद आपका बदन नेक्स्ट डे जब दर्द करने लगे तो वहां पर रस्टॉक्स काम करेगा। कोई कठोर परिश्रम हो, वो करके आया हो या ज्यादा वजन उठाने के कारण थक गया हो, या उसने कहीं नदी, नाला, पोखर या समुद्र में, कहीं स्विमिंग पूल में बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट किया हो, वहां जाकर उसने बहुत ज्यादा तैराकी की हो। जो रेगुलर स्विमर्स नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूं, बहुत ज्यादा तैराकी की हो,
तो तैराकी करने के बाद उसके बाद उसके क्या होता है, उसकी मांसपेशियों में थकावट हो गई है और मांसपेशियां दर्द कर रही हैं, तो रेस्टॉक्स पर विचार करना चाहिए। अभी हमारे देश में त्योहारों का मौसम होता है। हर महीने 4-5 त्योहार तो होते ही हैं। कहीं हिंदू त्योहार है तो कहीं मुस्लिम त्योहार है तो कहीं किसी और धर्म के त्योहार रहते हैं। तो हर महीने कुछ न कुछ त्योहार होता है। उन त्योहारों में जो हमारे घर की महिलाएं होती हैं उनको बहुत काम पड़ जाता है। किचन में कुकिंग करना पड़ जाता है, साफ सफाई करना पड़ जाता है। उसके बाद क्योंकि ये रेगुलर नहीं हो रहा है, अचानक से इतना ज्यादा काम आ जाता है और वो करने के बाद जब दूसरे दिन वो सुबह सोकर उठते हैं तो उनको पूरा बदन अकड़ा हुआ महसूस करता है, पूरा बदन दर्द कर रहा होता है। उन क्लिनिकल कंडीशंस में भी रेस्टॉक्स काम करता है। ऊपर बताए गए किन्हीं भी कारणों में से या इससे मिलती जुलती परिस्थितियों में जिससे व्यक्ति थक जाए और उसकी मांसपेशियों में तनाव पैदा हो जाए, तो रेस्टॉक्स से बेहतर कोई दूसरी औषधि नहीं हो सकती। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि बैड इफेक्ट्स ऑफ ओवर एक्सर्शन। मैं आप लोगों को अभी एक रीसेंट का ही मैं एक एग्जांपल बताता हूं। अभी 2-4 दिनों पहले जब दिवाली थी, तो दिवाली के दिन क्या होता है कि बहुत ज्यादा काम पड़ जाता है। खास करके जो घर की जो महिलाएं होती हैं, जो घर संभालती हैं, उन लोगों को अलग अलग तरह के व्यंजन बनाने होते हैं। तो ऐसा ही एक केस मेरे पास आया जिनको साफ सफाई करनी थी। साफ सफाई किया उन्होंने और उसके बाद उन्होंने घर में अपने चकली बनाई थी। चकली एक तरह का डिश होता है जिसमें वो सर्कुलर राउंड मूवमेंट लगातार हाथों को करना होता है। जैसे जलेबी बनाने के लिए लोग हाथों को घुमाते हैं, कुछ उसी तरह का मूवमेंट उनको करना होता है। तो उन्होंने चकली बनाई। 2 दिन लगातार इस तरीके का काम हुआ उनके यहाँ, और फिर उसके बाद उनके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो गया। उस केस में यही हमने सिम्टम समझा था कि ये ओवर एक्सर्शन की वजह से हुआ है। ये कॉन्स्टेंटली एक ही दिशा में मूवमेंट करने की वजह से तकलीफ आई है, जो कि पहले उनको ये तकलीफ नहीं थी। सिर्फ 4-5 दिनों से जब से उन्होंने ये काम किया उसके बाद उनके जॉइंट्स में पेन होना शुरू हो गया, और विशेषकर उसी जॉइंट में रिस्ट जॉइंट में जहां पर उनको ज्यादा मूवमेंट करना पड़ रहा था। हमने उनको रेस्टॉक्स प्रिस्क्राइब किया। तो एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन ये जो है, या एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर वर्क, ये जो है रेस्टॉक्स का एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। लेकिन रेस्टॉक्स के इन सभी तरह के दर्द की कुछ विशेषताएं हैं। रेस्टॉक्स का मरीज कठोर परिश्रम के कारण या किसी भी वजह से थक चुका है और सुबह उठने पर उसकी मांसपेशियों में उसकी हड्डियों के जोड़ के आसपास दर्द का एहसास वो अनुभव करता है, पर साथ में बेचैन भी है, यानी उसको रेस्टलेसनेस भी रहता है। इस दर्द की वजह से वो किसी एक स्थान पर नहीं बैठेगा, यहां से वहां, अगर वो लेटा है तो करवट बदलता रहेगा। सुबह उठने पर जब वो बिस्तर से उठने का प्रयास करेगा तो उसका दर्द बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ये जो पहला मूवमेंट होता है उस पहले मूवमेंट में उसको दर्द करेगा, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा चलेगा और चलने लगेगा, वैसे ही उसके जोड़ों में जो मांसपेशियों में है, जैसे उसकी मांसपेशियों में गर्माहट आएगी थोड़ा बहुत चलने के बाद, तो उसका दर्द का एहसास भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। जितना ज्यादा वो मूवमेंट करेगा उतना ही उसका अपनी तकलीफों में आराम मिलेगा। रेस्टॉक्स की तकलीफें ज्यादातर रात के वक्त बढ़ जाती हैं, विशेषकर 2 वजहों से। पहला तो रात में मौसम ठंडा हो जाता है, और दूसरा रात में व्यक्ति स्थिर होकर लेट जाता है, और जब मरीज स्थिर होकर आराम करता है तो उसकी तकलीफों में इजाफा हो जाता है, यानी उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। जबकि वो जितना मूवमेंट करेगा उतना ही उसकी मांसपेशियों में गर्माहट आएगी, और जितनी गर्माहट होगी उतना ही उसको दर्द में राहत महसूस होगा। तो ये भी एक उसका की नोट है। पहला तो मॉर्निंग एग्रीवेशन, दूसरा कंटिन्यूअस मूवमेंट एमेलोरेशन, तीसरा रेस्ट एग्रीवेशन, फर्स्ट मूवमेंट एग्रीवेशन, और वार्मथ एमेलोरेट्स। ये वार्मथ एमेलोरेट्स भी एक बहुत पेक्यूलर सिम्टम है, वो हम आगे देखते हैं। इसीलिए
जैसे कि हमने बात की कि ये इसकी तकलीफें जो हैं ज्यादातर वो रात के वक्त ही बढ़ जाती हैं क्योंकि मौसम ठंडा हो जाता है। तो विंटर के सीजन में या ठंडे वाले मौसम में या नमी वाले मौसम में भी इनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। इसलिए रात में मरीज नींद में भी करवट बदलता रहेगा, क्योंकि एक ही करवट लेटे रहने से, यानी एक ही जगह स्थिर होकर लेटे रहने से उसको तकलीफ होगी और करवट बदलते रहने से आराम मिलेगा। करवट बदलते रहने से इसलिए आराम मिलता है क्योंकि जितना वो करवट बदलेगा उसकी मांसपेशियों में मूवमेंट होगा और मूवमेंट की वजह से उसमें गर्माहट आएगी, और जैसे ही गर्माहट आएगी उसको आराम मिल जाएगा। सपोज करो रस्टॉक्स का अगर पेशेंट है और वो लेटा हुआ है, तो जैसे ही वो रेस्ट पोजीशन में रहेगा उसको तकलीफ होने लगेगी, और फिर जैसे ही वो करवट बदलेगा 2-3 बार उसको आराम मिल जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर से उसको करवट बदलने की इच्छा होगी क्योंकि फिर से उसको आराम मिल रहा है। इसी तरीके का, इसी को रेस्टलेसनेस कहा गया है इसके अंदर। लगभग इसी तरह के लक्षण हमको स्प्रेन में भी मिलेंगे, गाउट में भी मिलेंगे, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी मिलेंगे, और हर तरह के क्लिनिकल कंडीशन में आपको रस्टॉक्स के ये प्रमुख लक्षण हर जगह दिखाई देंगे जिसके बारे में हमने अभी चर्चा की। तो अगर मैं उसको समराइज करूं तो एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन या ओवरवर्क, एग्रीवेशन एट मॉर्निंग, एग्रीवेशन बाय रेस्ट, एग्रीवेशन बाय फर्स्ट मोशन, बेटर बाय कंटिन्यूड मोशन, एग्रीवेशन इन विंटर या कोल्ड वेदर, रेस्टलेसनेस और एग्रीवेशन एट नाइट, ये इसके प्रमुख लक्षण हैं। यहां मैं बताना चाहूंगा कि इसका जो रेस्टलेसनेस है वो इतना ज्यादा होता है कि डॉक्टर नैश ने इसे ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में रखा है। यानी अगर कोई 3 मेडिसिन हो तो जो सबसे ज्यादा रेस्टलेस होती हैं तो उसमें से एक रस्टॉक्स है। बाकी की 2 जो हैं, एक है एकोनाइट और एक है आर्सेनिकम अल्बम। अब हम देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों के रेस्टलेसनेस में फर्क क्या है। एकोनाइट में सडन ऑनसेट होता है, बीमारी अचानक ही ठंडी हवा से एक्सपोज होने पर शुरू हो जाती है, और एकोनाइट का मरीज बहुत शक्तिशाली होता है। उसी तरीके से उसकी बीमारी भी बहुत वायलेंट होती है, और अपनी बीमारी को लेकर वो अत्यंत भयभीत होता है, बहुत ज्यादा डर जाता है। उसको लगता है कि बस अब मर जाऊंगा मैं, और अपने उस भय और अपने जीवन की चिंता के कारण, वो जो मृत्यु भय है उसके कारण वो यहां से वहां दौड़ता रहता है। साथ ही साथ एकोनाइट में भयंकर प्यास लगेगी। एकोनाइट का रेस्टलेसनेस मृत्यु हो जाएगी या मृत्यु का भय होगा, इस वजह से होता है। आर्सेनिकम अल्बम में भी मरीज की समस्या अधिकतर रात 12 बजे से 2 बजे के बीच बढ़ती है। आर्सेनिक का मरीज भी रेस्टलेस होता है, लेकिन आर्सेनिक का मरीज बेहद कमजोर होता है, पर उस कमजोरी में भी वो बेचैन रहेगा। वो इतना कमजोर होगा कि वो हो सकता है बिस्तर से उठ भी ना पाए, लेकिन फिर भी वो हिलता डुलता रहेगा, अपने हाथ पैर उंगलियां कुछ न कुछ वो हिलाता रहेगा। साथ ही साथ आर्सेनिक को प्यास भी ज्यादा लगती है, पर वो थोड़ा थोड़ा घूंट पिएगा, थोड़ी थोड़ी देर पर थोड़ा थोड़ा घूंट पानी पीता रहेगा वो। तो जैसे कि मैंने बताया, आर्सेनिक का मरीज बेहद कमजोर होता है और उसमें भी एकोनाइट की तरह मृत्यु भय रहता है। उसको भी लगता है कि अब उसकी जान नहीं बचेगी, लेकिन एकोनाइट में तीव्रता ज्यादा होती है, वॉयलेंस बहुत होता है। मरीज शक्तिशाली होता है और यहां से वहां चलता फिरता रहता है, जबकि आर्सेनिक का मरीज बेहद कमजोर, दुर्बल हो चुका होगा, और अपनी कमजोरी की वजह से उसको लगता है कि अब जीवन नहीं बचेगा। एकोनाइट में क्योंकि वॉयलेंस इतना ज्यादा होता है, इसलिए उसको लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगा, और आर्सेनिकम में वो इतना ज्यादा कमजोर हो चुका होता है, इतना ज्यादा क्षीण हो चुका होता है कि उसको लगेगा कि अब मैं नहीं बचूंगा। आर्सेनिकम कमजोर हो जाता है पर बेचैन होता है, और वो बिस्तर में ही करवट बदलेगा या फिर पैर हिलाता रहेगा या उंगलियां हिलाता रहेगा, पर उसमें आर्सेनिक की तकलीफ कम नहीं होती। इस रेस्टलेसनेस ने उसकी तकलीफ कम नहीं होती, ना तो इसमें कम होती है ना एकोनाइट में कम होती है। अब रस्टॉक्स की बेचैनी समझिए। उसको शरीर में ऐंठन वाला दर्द होता है, और जब वो घूमता फिरता है उसकी मांसपेशियों में जब गर्माहट आती है और तब उसको अच्छा लगता है। वो रेस्टलेस इसलिए है क्योंकि उसको मूवमेंट करने से तकलीफ में भी आराम मिलता है, जबकि अगर रस्टॉक्स का मरीज स्थिर हो गया तो उसको तकलीफ ज्यादा होगी। इस वजह से हमको रस्टॉक्स में रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है।
अब हमने जब आर्निका पढ़ा था तब हमने उसमें देखा था कि आर्निका भी बिस्तर में करवट बदलते रहता है। दोनों में सोर ब्रूइस्ड पेन होता है, रस्टॉक्स में भी और आर्निका में भी। दोनों बिस्तर में करवट बदलते रहते हैं, लेकिन रस्टॉक्स में स्प्रेन इंजरी होती है और आर्निका में ब्लंट ट्रॉमा होता है। रस्टॉक्स बिस्तर में करवट इसलिए बदलता है कि करवट बदलने से उसको आराम मिलता है, जबकि स्थिर रहने पर उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। आर्निका करवट इसलिए बदलता है क्योंकि उसके पूरे बदन में दर्द हो रहा है और वो बिस्तर उसको बहुत ही कड़ा मालूम होता है। उसको लगता है बहुत बहुत हार्ड प्लेस है जहां पर वो लेटा है, और वो लगातार सॉफ्ट बिस्तर के चक्कर में जगह बदलता है। जहां लेटा है वहां से थोड़ा और खिसक जाएगा, फिर वहां से थोड़ी देर बाद और फिर खिसक जाएगा। उसको हिलने डुलने से आराम नहीं मिलता, जबकि रस्टॉक्स में हिलने डुलने से आराम मिलता है। रस्टॉक्स से मिलता जुलता एक और रेमेडी है रूटा। अगर आप उसका स्फीयर ऑफ एक्शन देखेंगे तो लगभग आपको सिमिलर स्फीयर ऑफ एक्शन मिल जाएगा। वहां पर भी कनेक्टिव टिश्यूज हैं, वहां पर भी टेंडॉन्स हैं, वहां पर भी लिगामेंट्स हैं, और इसके सिम्टम भी बहुत ज्यादा मेल खाते हैं रस्टॉक्स से। इतना ज्यादा कि कई बार हम लोग जहां रूटा देना होता है वहां पर हम रस्टॉक्स दे देते हैं, और जहां रस्टॉक्स देना होता है वहां हम रूटा दे देते हैं। तो ये गलतियां होती हैं क्योंकि ये बहुत ही सिमिलर है। दोनों में इंजुरी का प्रभाव देखने को मिलता है, दोनों में ओवर एक्सर्शन होता है, दोनों पेरियोस्टियम पर काम करती हैं, लेकिन फिर भी दोनों में भेद है। ये होम्योपैथिक विज्ञान कितना सुंदर है, और इसकी सुंदरता इसी से समझ आती है कि जब एक जैसे दिखने वाले भी अलग अलग व्यवहार करते हैं, अलग अलग तरीके से काम करते हैं। रूटा में एक्शन उस स्थान पर होता है जहां फ्लैश पतला होता है, जहां पर स्किन और बोन्स के बीच में बहुत कम फ्लैश होता है, जैसे कि हम स्किन ऑफ टिबिया पर देखते हैं, जैसे कि हम रिस्ट पर देखते हैं। तो ये वो स्थान है जहां पर फ्लैश नहीं होता बोन्स और स्किन के बीच में, या बहुत कम फ्लैश होता है। तो ऐसे स्थान पर रूटा का एक्शन ज्यादा होता है। दूसरे, चोट दोनों में लगती है, लेकिन रूटा को जब चोट लगेगी तो चोट लगने के बाद उसका जो दर्द है, इन्फ्लेमेशन है, वो धीरे धीरे चला जाएगा, पर जहां पर भी चोट लगा है वहां पर वो हार्ड नोड्यूल जैसी गांठ छोड़कर जाएगा। जैसे आपने देखा होगा रिस्ट के ऊपर, आपने देखा होगा गैंग्लियोनिक सिस्ट हो जाता है चोट लगने के बाद या कोई ट्रॉमा लगने के बाद, और बहुत हार्ड होता है। वहां पर रूटा बहुत अच्छा काम करता है। ऐसा ही अगर कहीं ब्लंट ट्रॉमा हो जाए और वहां से पेन वगैरह सब चला जाए, लेकिन वहां कोई गांठ बन जाए, तो उन सब केसेस में रूटा बहुत अच्छा काम करता है। तो चोट लगने के बाद दर्द चला जाए पर वहां नोड्यूल जैसी गांठ बन जाए तो रूटा पर विचार करना चाहिए। जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, जैसे किसान हो गए, मजदूर भाई हो गए, जिनको औजारों की जरूरत पड़ती है, जैसे गराज में काम करने वाले लोग हो गए, जो बार बार हथौड़ा और छीनी और पाना इस तरह की औजारों का इस्तेमाल करते हैं, उनके हाथों में भी, क्योंकि लगातार वो काम करते हैं, तो हाथों में भी आप देखेंगे वहां पर गट्ठे पड़ जाते हैं। तो जो लोग बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, फिजिकल मेहनत वाला, जैसे किसान हो गए, मजदूर हो गए, जहां औजारों का बार बार इस्तेमाल करने से हाथों में गट्ठे पड़ जाते हैं, वहां पर भी रूटा बहुत अच्छा काम करता है। रस्टॉक्स को अगर आप गाउट या रूमेटाइड अर्थराइटिस जैसे डायग्नोसिस के साथ भी अगर देखेंगे तो वहां पर भी इसी तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसा कि हमने स्प्रेन वाली इंजरी में हमने जो भी सिम्टम्स देखे थे, कुछ उसी तरीके के सिम्टम्स, हूबहू वैसे ही सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। रस्टॉक्स को याद रखना है तो बस इतना जान लीजिए कि रस्टॉक्स की सभी तकलीफें ठंड के मौसम में या बरसात के मौसम में या ऐसे मौसम में ज्यादा उभरती हैं जब हवा में नमी ज्यादा हो। मरीज ठंड के प्रति बेहद संवेदनशील होता है और उसकी सभी तरह की शिकायतें ठंड से बदतर हो जाती हैं और गर्माहट से या गर्मी से बेहतर हो जाती हैं। आपको याद होगा मैंने शुरू में ही बताया था कि वार्मथ से इनको आराम मिलता है। तो अगर कोई गाउट का मरीज है या रूमेटॉइड अर्थराइटिस का मरीज है तो आप देखेंगे कि इनको बीमारी गीलेपन में या नम जगह पर काम करने के कारण या वहां निवास करने के कारण शुरू हुआ होगा। और रस्टॉक्स की ये कंप्लेंट्स पसीने की दबने से भी आती हैं, सप्रेशन ऑफ स्वेट की वजह से भी आती हैं।
पर मामला यहां भी ठंडक वाला ही होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मरीज रोज मेहनत करता है, मेहनत करके आया है, वो पसीने से तर है, पसीने से पूरा भीगा हुआ है, और वो सीधे पंखे के नीचे या कूलर की ठंडी हवा में बैठ जाता है, और धीरे धीरे रोज उसकी ये प्रक्रिया चल रही है, धीरे धीरे उसका पसीना कम 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 होता चला जाता है, और समय बीतने के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा कि पसीना आना बंद हो जाएगा और उसके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा। पसीना आना बंद हुआ, उसके कुछ समय बाद ये जोड़ों का दर्द शुरू हो जाएगा, जो सुबह के समय ज्यादा महसूस होता है। सुबह उठने में कठिनाई होगी, लेकिन थोड़ा चल फिर लेने के बाद जब मांसपेशियों में गर्माहट हो जाएगी तो उसके दर्द में कमी आने लगेगी, और फिर हर बार जब मौसम ठंडा हो जाएगा तो उसकी तकलीफें भी बढ़ेंगी और गर्म से सेंकने पर उसको आराम लगेगा। अब ये रस्टॉक्स पिक्चर डेवलप हो चुका है। अब अगर समराइज किया जाए तो रस्टॉक्स को याद रखिए, ये जो 10 कंप्लेंट्स मैं बताने जा रहा हूं, इन 10 की नोट्स को याद रखिए। एलिमेंट्स फ्रॉम ओवरवर्क या एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन, एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेशन ऑफ स्वेट, वर्स बाय रेस्ट, लॉन्ग सिटिंग, वर्स बाय कोल्ड वेदर या वेट वेदर, वर्स बाय फर्स्ट मोशन, बेटर बाय कंटिन्यूड मोशन, बेटर बाय हीट, वार्मथ या हॉट एप्लीकेशन, रेस्टलेसनेस, और कंप्लेंट्स वर्स इन द मॉर्निंग। आमतौर पर रस्टॉक्स हमेशा क्रॉनिक रूमेटिक कंडीशंस में काम आता है, पर एक्यूट में भी अगर सिम्टम्स मैच करते हैं तो ये बहुत बेहतरीन रिजल्ट देता है। बहुत से ऐसे मरीज आपको मिलेंगे कि वो आपको बताएंगे कि ये मेरे ही एक केस है जिसका मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं। ऐसे मरीज आपको मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि चिकनगुनिया हुआ था, उसके बाद चिकनगुनिया का फीवर तो ठीक हो गया, उस समय का पूरा कंप्लेंट चला गया, पर जब से चिकनगुनिया होके ठीक हुआ है उसके बाद से हर बार सर्दियों में जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाती है और सुबह उठने नहीं होता, और थोड़ा सा चलने फिरने पर थोड़ा आराम मिल जाता है, लेकिन दर्द तभी बना हुआ रहता है, जॉइंट्स में स्वेलिंग आ जाएगी। तो सुबह उठने पर बहुत दर्द होता है, चला नहीं जाता, पर थोड़ा चलने के बाद दर्द ठीक भी हो जाता है। ऐसे केसेस भी आपको बहुतेरे मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे केसेस आपको मिलते हैं। इन सभी केसेस में जहां रस्टॉक्स के सिम्टम्स मैच करेंगे, रस्टॉक्स बहुत ही उम्दा काम करती है। ये केस मुझे मिला था अभी जब ठंडियों की शुरुआत हुई थी। मेडिसिन देने के ठीक 24 आवर्स में उसका स्वेलिंग भी चला गया, उसका पेन भी चला गया। तो इन सभी केसेस में जहां भी रस्टॉक्स के सिम्टम्स मैच करते हैं, ये जो हमने अभी 10 कीनोट्स हमने स्टडी किया, वो जहां पर भी मैच करेंगे वो डेफिनेटली वहां पर हेल्प करेगा। ये मेरा निजी अनुभव है, और ऐसे सिम्टम्स मिलने पर रस्टॉक्स ने आज तक निराश नहीं किया है। तो जैसा कि हमने शुरू में चर्चा की थी कि रस्टॉक्स का एक्शन नर्व्स पर भी होता है, और विशेष करके साइटिक नर्व पर। तो रस्टॉक्स साइटिका के केसेस में भी अचूक काम करती है। रस्टॉक्स वैसे तो शरीर के दोनों भागों पर असर कारक होती है, लेकिन इसका प्रभाव दाहिने अंगों में ज्यादा होता है। तो रस्टॉक्स का साइटिका यूजुअली आप देखेंगे कि राइट लोअर लिम्ब पर ज्यादा आपको दिखाई देगा, लेफ्ट पर नहीं होगा। साइटिका की तकलीफ में यहां दर्द के साथ तीव्र जलन जैसा अनुभव होगा और सुन्नपन भी हो जाएगा। साथ ही साथ रस्टॉक्स के जो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हैं वो सभी मौजूद रहेंगे। तो क्या है उसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स? उसको थोड़ा सा चलने पर आराम हो जाएगा, फर्स्ट मोशन में उसको तकलीफ होगी, लेकिन थोड़ा चलने के बाद उसको आराम मिल जाएगा। उसकी तकलीफें रात को या सुबह के वक्त ज्यादा बढ़ जाएंगी, उसकी तकलीफें ठंडी के वक्त ज्यादा बढ़ जाएंगी। ये जो साइटिका के दर्द है, ये ठंड वाले मौसम में या गीलेपन वाले मौसम में ज्यादा उसको परेशान करेंगी। तो साइटिका के जो भी सिम्टम्स होते हैं उसके साथ साथ ये सारे मोडालिटीज भी मौजूद होते हैं। ऐसी एक मेडिसिन है कोलोसिंथ, जो साइटिका में बहुत ही बढ़िया काम करती है। इनफैक्ट कई सारे लोग तो बहुत ही स्पेसिफिक मान लेते हैं कि कोलोसिंथ मतलब साइटिका। तो दोनों अगर आप कंपेयर करें तो रस्टॉक्स और ये कोलोसिंथ दोनों ही नर्व्स पर काम करती हैं, दोनों ही साइटिका प्रोड्यूस करती हैं। लेकिन फर्क क्या है
देखिए यहां पर लोकेशन का फर्क आता है। कोलोसिंथ यूजुअली लेफ्ट साइडेड साइटिका प्रोड्यूस करता है और रस्टॉक्स राइट साइडेड प्रोड्यूस करता है। दूसरे, कोलोसिंथ मरीज के हिलने डुलने से दर्द बढ़ जाता है। हिलने डुलने से कोलोसिंथ का दर्द बढ़ता है, जबकि रस्टॉक्स का दर्द कम हो जाता है हिलने डुलने से। अब देखिए, कोलोसिंथ में स्थिर रहने से रोगी को तकलीफ में आराम मिलता है, जबकि रस्टॉक्स में स्थिर रहने से तकलीफ बढ़ती है। स्थिर रहने से उसकी कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। तो स्थिर रहने का मतलब हो गया जब वो रेस्ट की पोजीशन में होता है, जैसे वो लेटा हो या बैठा हो या काफी देर तक वो बैठा हो और उसके बाद जब वो पहली बार उठने का प्रयास करे तो उसको उठने से बेतहाशा दर्द बढ़ जाएगा। ये रस्टॉक्स के सिम्टम्स है। कोलोसिंथ में थोड़ा भी हिलने डुलने से दर्द में इजाफा हो जाता है, किंतु रस्टॉक्स में पहली बार के हिलने डुलने से ही दर्द बढ़ता है, किंतु थोड़ा सा चलते फिरते जैसे ही गर्माहट आ जाएगी दर्द फिर से घट भी जाएगा। एक मेडिसिन है लैक्कानिनम। लैक्कैन भी रस्टॉक्स की तरह नर्व्स पर काम करती है। दोनों में फर्स्ट मोशन एग्रीवेशन होता है, दोनों में कंटिन्यूड मोशन एमेलोरेशन होता है, दोनों में रात में तकलीफें बढ़ जाती हैं, दोनों में ठंडक से तकलीफ भी बढ़ती है। लगभग आप देखेंगे कि सिम्टम्स दोनों के सिमिलर होते हैं, लेकिन फर्क आ जाता है उस पेन के कैरेक्टर में। रस्टॉक्स का जो पेन है वो कांस्टेंट होता है, एक जगह पर होता है, राइट साइडेड में होगा, जबकि लैक्कैन का साइटिका अपना स्थान बदलता रहता है। एक बार इस तरफ तो एक बार उस तरफ, एक बार राइट साइड तो एक बार लेफ्ट साइड, फिर अगली बार राइट साइड, फिर से लेफ्ट साइड। तो वो अल्टरनेट करता है साइड्स को। तो लैक्कैन का साइटिका अपना स्थानांतरण करता रहता है, जैसे एक बार लेफ्ट आया फिर राइट में जाएगा, तो इस तरीके से वो अल्टरनेट करता है। यहां से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं लैक्कैन को। एक और मेडिसिन है कालीबाइक, जो जनरली हम लोग सर्दी खांसी इन सब केसेस में हम देखते हैं, और हम जनरली कभी कालीबाइक को साइटिका के लिए नहीं सोचेंगे, लेकिन साइटिका के लिए कालीबाइक भी बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है। दोनों साइटिका पर, रस्टॉक्स और कालीबाइक की बात कर रहा हूं, दोनों साइटिका पर बहुत ही अद्भुत काम करते हैं। लेकिन रस्टॉक्स का दर्द कमर से लेकर नीचे एड़ी तक होता है और कालीबाइक का दर्द कमर से लेकर नीज तक होगा, घुटनों तक होगा। रस्टॉक्स का साइटिका ठंड के मौसम में या नमी वाले मौसम में होता है, जबकि कालीबाइक गर्म मौसम में यानी गर्मी के मौसम में या ऐसे मौसम में जब सर्दी ना हो या हवा में नमी ना हो, तब उसका पेन एग्रीवेट होता है कालीबाइक में। दूसरे, रस्टॉक्स राइट साइड पर ज्यादा प्रभाव दिखाता है और कालीबाइक लेफ्ट साइड में ज्यादा प्रभाव दिखाती है। इसके अलावा कालीबाइक की एक खास विशेषता जो उसे औरों से अलग करती है, वो ये है कि कालीबाइक का दर्द हमेशा नहीं होता, हर वक्त नहीं रहता। दर्द बीच बीच में अचानक आता जाता रहता है। दर्द बीच बीच में अचानक से आएगा और फिर कुछ देर के लिए गायब हो जाएगा। तो ये जो आने जाने का जो ये प्रक्रिया है, ये जो आने जाने की प्रक्रिया है, ये कालीबाइक की अपनी विशेषता है। इसके बाद आता है स्किन के कंप्लेंट्स में। रस्टॉक्स के लिए ये देखा गया है आमतौर पर कि रस्टॉक्स को हम स्किन के कंप्लेंट्स में बहुत कम ही प्रयोग करते हैं, लेकिन रस्टॉक्स स्किन पर एक्जिमा, हर्पेस, सेलुलाइटिस, चिकन पॉक्स और इस तरह के सभी तरीके के स्किन डिजीज में बेहद लाभकारी होता है। शर्त सिर्फ इतनी है कि रस्टॉक्स के जो स्किन के सिम्टम्स हैं वो मैच कर जाएं। यहां पर जो इसके स्किन के सिम्टम्स हैं वो मैं आपको एक छोटे से केस के माध्यम से समझाना चाहता हूं। ये केस लगभग 2000 तो जैसे कि हम लोग इसके स्किन सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे थे, इसके स्किन के सिम्टम्स को समझाने के लिए मैं आपको एक केस बताता हूं। एक नहीं, मैं आपको 3 केस बताता हूं, और इन तीनों केसेस में आप देखिएगा कि कोई एक ऐसी चीज है जो बहुत कॉमन है। तो ये केस मेरे पास लगभग 2014 या 15 का केस है ये।
और ये केस मेरे पास किसी और के पास से रेफर हुआ था। अच्छा, प्रॉब्लम ये थी उस पेशेंट को कि उसके फिंगर्स में कुछ ऐसे पस्ट्यूल्स टाइप के थे, जिसमें सिलिशिया दिया गया था, जिसमें हेपारसल्फ दिया गया था, और भी बहुत सारी मेडिसिन दी गई थी। तो उस केस में जब बहुत सारी इंक्वायरी करने के बाद भी बहुत कुछ नहीं समझ में आया, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा आपको इसमें होता क्या है? तो उन्होंने कहा इसमें जलन होती है, दर्द होता है। मैंने बोला अच्छा इसमें आराम कैसे मिलता है आपको? तो कहते हैं गर्म पानी में हाथ डुबा के रखने पर आराम मिलता है। मैं बोला गर्म पानी में हाथ डुबा के रखने का मतलब? कहते हैं एकदम गरम गरम पानी, इतना गरम कि जिससे कि चटका लग जाए, जिससे कि किसी और की खाल उधड़ जाए, उतना गर्म पानी में जब हाथ डुबाते हैं तो उसमें आराम मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। सिंथेसिस में आप देखेंगे ऐसा एक रूब्रिक है, एक्सट्रीमिटीज इचिंग हैंड हॉट वाटर एमेलरेट्स। ऐसा एक और रूब्रिक है, स्किन इचिंग बाथिंग वार्म एमेलरेट्स। इस रूब्रिक में अगर आप देखेंगे एक्सट्रीमिटीज इचिंग हैंड हॉट वाटर एमेलरेट्स, तो केवल दो ही मेडिसिन है, एक है रस वेनेटा और एक है रस्टॉक्स। मैंने उस पेशेंट को रस वेनेटा दिया था। ऐसे एक और केस है जो क्रॉनिक हर्पिस का केस है, मैं इसका बिफोर आफ्टर भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस केस में भी बाकी के सारे सिम्टम्स के साथ ये मोडालिटी मौजूद थी कि एकदम गरम गरम पानी डालने से उसमें आराम मिलता है। पैरों पर एकदम ऐसे गरम गरम पानी के वो चटके देती है तो उसको उस जगह पर आराम महसूस होता है। अगेन वहां पर भी यही रूब्रिक लिया गया था, एक्सट्रीमिटीज इचिंग हैंड हॉट वाटर एमेलरेट्स। इस केस में भी मैंने रस वेनेटा दिया था। और एक थर्ड केस है एक्जिमा का, ये भी बहुत क्रॉनिक एक्जिमा था और यहां पर भी यही मोडालिटी हमको मिलती है, एक्सट्रीमिटीज इचिंग बाथिंग वार्म एमेलरेट्स। वो ऐसा उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया कि एकदम गरम गरम जो जिससे चटका लग जाए उतना गरम पानी मैं अपने इस एक्जिमा पर डालता हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसमें इसकी खुजली उजली में सब मुझे आराम लगता है। तो आप देखेंगे इन तीनों केसेस में ये जो मोडालिटी है हॉट वाटर एमेलरेट्स, मैंने आपको केस रस्टॉक्स की शुरुआत में भी बताया था कि गर्माहट से या गर्मी से इनको राहत मिलती है और ठंडक से इनकी तकलीफें बढ़ती हैं। तो स्किन केस में ये सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से ये मोडालिटी उभर कर आती है। गरम गरम एकदम गरम गरम चटका लगने वाले पानी से जब ये अपने एक्जिमा को या जो भी इरप्शंस हैं उनको जब वो धुलते हैं तो उनको उसमें आराम लगता है। बोगर सिनॉप्टिक की में भी आपको ऐसे रूब्रिक मिलता है, कंडीशंस ऑफ एग्रीवेशन एंड एमलरेशन हॉट एप्लीकेशन एमेलरेट्स। तो ये जो मोडालिटी है कि गर्म पानी से आराम मिलना, यही क्रक्स है रस्टॉक्स का, यही क्रक्स है पूरे रस फैमिली का। आपने देखा होगा मैंने पहले दो केसेस में रस वेनेटा प्रिस्क्राइब किया और अंतिम तीसरे केस में रस्टॉक्स प्रिस्क्राइब किया। तो रस फैमिली का ये पूरा ये एक क्रक्स है कि गर्म पानी से उनको आराम मिलता है। फिर चाहे जोड़ों का दर्द हो उसमें भी गर्म से सेंकने से आराम मिलेगा, चाहे स्किन के कंप्लेंट्स हो, स्किन के कंप्लेंट्स में चाहे एक्जिमा हो, चाहे हर्पिस हो, चाहे डर्मेटाइटिस हो, चाहे सोरियासिस हो, चाहे कोई भी कंप्लेंट क्यों ना हो, चाहे पस्ट्यूल्स हो, वेसिकल्स हो, चिकन पॉक्स हो, उसमें एक्सेसिव बर्निंग होगा जो गर्म पानी से उसको आराम देता है। तो स्किन की पैथोलॉजी कोई सी भी हो, किसी भी नाम का डायग्नोसिस हो, पर ये मोडालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर रस की स्किन में ये मोडालिटी मिलेगी ही मिलेगी। रस्टॉक्स को अक्सर बुखार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। रस्टॉक्स को सिंपल वायरल फीवर, टाइफॉइड फीवर और हर तरह के फीवर के केसेस में उपयोग में लाया जाता है। रस्टॉक्स का बुखार अक्सर नदी, नाले, तालाब में नहाने के कारण, झरने में भीगने के कारण, बरसात में भीगने के कारण, बरसात में या नदी नहर में भीगने के बाद जब मरीज काफी देर तक उन्हीं गीले कपड़ों में बैठा रह जाता है तो उस गीले कपड़े की जो ठंडक है वो ठंडक उसके शरीर के भीतर प्रवेश कर जाती है और वहीं से उसकी बुखार की शुरुआत होती है। रस्टॉक्स छोटे बच्चों में भी काम आता है। कई बार बच्चे जब रात में बिस्तर गीला कर देते हैं सर्दियों में या बरसात के मौसम में, और फिर उसी बिस्तर गीला करने के बाद उनकी नींद नहीं खुलती और उसी बिस्तर में वो लेटे रह जाते हैं, उनकी नींद नहीं खुलती, उसी गीलेपन में वो सोए रहते हैं और फिर अगले दिन उनको बुखार आ जाता है।
ऐसे केसेस में भी रेस्टॉक्स बेहतरीन काम करता है। सर्दी लगकर या पानी में भीगने के बाद आने वाली सभी समस्याओं में रेस्टॉक्स का उपयोग होता है। आमतौर पर देखा गया है कि रेस्टॉक्स का बुखार सुबह 10 बजे और शाम 5 से 6 बजे के आसपास आता है। बुखार शुरू होने से पहले ही मरीज को बदन में दर्द महसूस होगा और वो अंगड़ाई लेगा, बार बार जम्हाई लेगा। ये मैंने अपने निजी प्रैक्टिस में भी इन लक्षणों को देखा है। मरीज बार बार जम्हाई लेगा, अंगड़ाई लेकर बदन तोड़ता हुआ दिखेगा। मेरे पास एक अभी ये कोविड पीरियड चल रहा है और इस कोविड पीरियड में एक ऐसी कोविड पॉजिटिव केस मेरे पास रेफर हुआ था, जिसको हमने ऑनलाइन कंसल्ट किया था। उनके अंदर जो हिस्ट्री मिली थी वो हिस्ट्री कुछ ऐसी थी कि उनके कोई रिलेटिव थे जिनको छोड़ने के लिए वो स्टेशन गए। उस दिन कोई कुली मिला नहीं, तो सामान वगैरह इनको ही उठाकर लेके जाना पड़ा। और फिर उसके बाद जब ये रिटर्न आए तो यहाँ उनके ऑफिस में भी कुछ काम था, वहां पर भी कोई वर्कर नहीं था, तो उसका भी वजन उनको उठाना पड़ा। और उस दिन बारिश हो गई। बारिश होने के बाद ये काफी भीग गए। उसमें भीगने के बाद वो काफी देर तक उन्हीं कपड़ों में बैठे थे। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब वो सुबह सोकर उठे तो उनको बहुत बदन दर्द कर रहा था, बार बार अंगड़ाई लेने का मन कर रहा था, बार बार यॉर्निंग कर रहे थे। तो उन्होंने बताया कि ये सब कुछ होने लगा और फिर दोपहर तक उनको हल्की सर्दी हो गई, छींक आने लगी, फिर शाम होते होते हल्का फुल्का खांसी हो गया और फिर मामूली टेम्परेचर बढ़ गया। और तो उनको लगा कि शायद ये थकान की वजह से है, क्योंकि इतना वजन उठाया है रिलेटिव को या कोई वर्कर था उनका जिसको गांव जाने के लिए किसी तरीके से टिकट मिल गई थी, तो उसको वो स्टेशन तक छोड़ आए थे। तो उसका सामान वगैरह उठाए, फिर ऑफिस में आके भी उन्होंने काफी मेहनत की, तो उनको लगा शायद ये ओवरवर्क की वजह से है। फिर वो बारिश में भी भीग गए थे। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए हमने उनको रेस्टॉक्स दिया था एंड रेस्टॉक्स से उनका फीवर भी चला गया। अच्छा, जब वो हमसे कांटेक्ट कर रहे थे उस वक्त तो कोविड सेंटर में ऑलरेडी एडमिट थे, पर उनका फीवर उतर नहीं रहा था। और इस रेस्टॉक्स देने के बाद उनका फीवर उतर ही नहीं गया, बल्कि उसके बाद कभी दोबारा आया भी नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया, ये मैंने अपने निजी प्रैक्टिस में भी इन लक्षणों को देखा है। और मरीज बार बार जम्हाई लेगा, ये सब उसके प्रोड्रोमल सिम्टम्स है। बुखार शुरू होने से पहले इस तरीके से रेस्टॉक्स अपने आप को प्रेजेंट करता है, अपने आप को बताता है कि मैं आने वाला हूं, मैं रेस्टॉक्स हूं और मैं आने वाला हूं। क्या करेगा? मरीज बार बार जम्हाई लेगा, बार बार अपने अंगड़ाई लेकर अपना बदन तोड़ेगा और उसके बाद या उसके साथ साथ ही सूखी खांसी भी मौजूद हो जाएगी। जैसा कि आपने इस केस में भी देखा कि उसको सूखी खांसी शुरू हो गई थी। रेस्टॉक्स का फीवर शुरू होते ही पहले चिल महसूस करेगा, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, कंपन जैसा महसूस करेगा और इस चिल के दौरान मरीज को प्यास भी लगेगी, सूखी खांसी भी रहेगी और बदन में दर्द भी रहेगा और रेस्टलेसनेस भी मिलेगा। जैसा कि हमने स्प्रेन वाले कंडीशन में देखा था कि वो लगातार करवट बदलते रहेगा, उसको बदन ऐसे टूटता हुआ महसूस लगेगा, हर जगह जॉइंट्स में उसको पेन महसूस होगा। इन सब स्टेजेस के दौरान, हीट स्टेज के दौरान भी ऐसा ही कुछ सिम्टम होगा, बाकी के सिम्टम्स मौजूद होंगे, केवल प्यास उसकी कम हो जाएगी और उसका चेहरा जो है, चेहरा और स्किन पूरा लाल हो जाएगा। कई बार आपको लगेगा कि ये बेलाडोना है। फेस का जो रेडनेस है, साथ में उसको हेड पेन होगा, तो हेड पेन और ये फेस के रेडनेस को देख के आप कंफ्यूज होकर बेलाडोना प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन वो बेलाडोना नहीं है। उसके साथ में आपको रेस्टॉक्स के जो बाकी के सिम्टम्स हैं कि वो कॉन्स्टेंटली मूव करता रहेगा, उसको करवट बदलने से आराम मिल रहा है, ये सब कुछ मौजूद होंगे। और इन सभी स्टेजेस के दौरान पूरा बदन टूटेगा, मरीज जम्हाई लेगा, अंगड़ाई लेता रहेगा। ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक है इस रेस्टॉक्स के फीवर का। बुखार के समय अगर आप इन मरीजों की जुबान को अगर आप चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो आप देखेंगे कि एक ट्रायंगल जैसा कुछ छाप उनकी टंग के ऊपर, खास करके टिप के ऊपर आपको देखने को मिलता है। हालांकि ये मैंने अभी तक अपने प्रैक्टिस में कभी नोटिस नहीं किया है, लेकिन रेड ट्रायंगुलर टिप ये भी इसका एक कैरेक्टरिस्टिक है रेस्टॉक्स के फीवर का। तो आप लोगों ने देखा, हमने अपने इस पूरे सेशन में हमने जेलसीमियम पर चर्चा की, हमने
आर्निका पर चर्चा की और हमने रस्टॉक्स की भी चर्चा की। आपने देखा होगा कि हम एक एक फीवर के बारे में हमने इतनी सारी मेडिसिन के बारे में हमने चर्चा की और उस वक्त हमने उसको डिफरेंशिएट भी किया। उसमें हमने बैप्टीसिया के ऊपर भी चर्चा किया और भी अलग अलग तरह की फीवर की मेडिसिन के बारे में हमने चर्चा की। जब आप फीवर के उन कंडीशंस को और रस्टॉक्स के कंडीशन को जब आप कंपेयर करते हैं, तब आपको आसानी से समझ में आता है कि कैसे हर एक मेडिसिन का फीवर अपने आप में डिफर करता है। अगर इसको मैं समराइज करूं अभी तक के सभी सिम्टम्स को, तो वो सिम्टम्स हैं एलिमेंट्स फ्रॉम ओवरवर्क, एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर एक्सर्शन, एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेशन ऑफ स्वेट, वर्स बाय रेस्ट या वर्स बाय लॉन्ग सिटिंग, worse by cold weather, wet weather, worse by first motion, better by continued motion, better by heat, warmth, hot application, restlessness, complaints, worse in the morning. और स्किन के कंडीशन में hot application amyloids या hot bathing amyloids, ailments from getting wet और triangular red tip tongue. तो ये पूरे रस्टॉक्स का समराइज्ड वर्जन है। आप लोगों को रस्टॉक्स से संबंधित किसी भी तरह के प्रश्न होंगे तो जरूर पूछिएगा। रस्टॉक्स को सुनते समय बाकी के जो लेक्चर्स हैं उनको भी याद रखिएगा और वहां से आप अगर कंपेयर करेंगे तो इसके और भी बहुत सारे फाइनर शेड्स को आप इवॉल्व कर पाएंगे, उसको समझ पाएंगे। आप लोगों को किसी भी तरह के प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। आप सभी के प्रश्नों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।